नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। वार्तिक टीवी का यह वीकली फीचर है जो डेडिकेटेड है पॉलिटिक्स को। यदि हम हमारी बात करें, भारतीय संस्कारों की बात करें, भारतीय पुरातन ज्ञान परंपरा की बात करें, तो हम बातचीत करते हैं अर्थशास्त्र पर, जिसमें राजनीति को समझा जाता है। राजनीति किस तरह से प्रजा पालन के लिए की जाती है, किस तरह से देश के निर्माण के लिए की जाती है और किस तरह से हमारी आने वाली पुश्तों की, पीढ़ियों की रक्षा सुरक्षा के लिए की जाती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर किस तरह का माहौल देश भर में चल रहा है, किस तरह की मौजूदा दौर में राजनीति है, इस तरह से हम इस कार्यक्रम को संपादित करते हैं। इसी तरह से इस कार्यक्रम को डिजाइन किया गया है और इस कार्यक्रम में हमारे साथ होते हैं हमेशा की तरह राजनीति में बहुत ही लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले पूर्व मंत्री और राजनीति में चाणक्य की उपाधि से विभूषित चंद्राजीत सिंह भी। चंद्राजीत सिंह भी से हम हर सप्ताह जानते हैं कि किस तरह का राजनीतिक माहौल है, किस तरह से देश में मतदाता का, आम जनमानस का मन बन रहा है और किस तरह की सियासत चल रही है और आगे किस तरह की सियासत के संकेत हैं, किस तरह के सियासत के आभास हो रहे हैं और किस तरह से सियासत में चाल और भूचाल है। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारे गेस्ट चंद्राजीत सिंह भी का स्वागत। सिंह भी साहब, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हम देश के मौजूदा जो राजनीति का एक पूरा का पूरा जो दृश्य दिखाई दे रहा है उस पर बातचीत करते हैं। यहां से हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। क्या लगता है आपको कि किस तरह का तो माहौल बना हुआ है पूरे देश में, और 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्या ये सेमीफाइनल उनके जो रिजल्ट है, किस तरह के रिजल्ट आप देख रहे हैं, किस तरह की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? यह तो मैं बहुत पहले ही कह चुका हूं आपसे कि 5 राज्यों में कांग्रेस शायद एक जगह भी राज में नहीं आएगी और 5 में से 2 जगह या 3 जगह भारतीय जनता पार्टी का राज बनना तय है। पंजाब में कांग्रेस और भाजपा दोनों का राज्य बनने की संभावना पंजाब में नहीं है। वह आप पार्टी शायद छक्का मार सकती है। ये तो रहा वहां का सवाल। मैं बार बार कह चुका हूं, फिर आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 10 तारीख की गणना के बाद शायद 13 दिन अच्छा नहीं होता है। 14 या 15 तारीख को योगी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित भाजपा के सारे राष्ट्रीय नेता उपस्थित होंगे। ये परिदृश्य कल्पना हकीकत का है। कई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें पहले के मुकाबले 80-90 कम हो सकती है और बहुमत से ऊपर हो और भारतीय जनता पार्टी का राज बनेगा। यह देश की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की जनता शिक्षित जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता राष्ट्रभक्त जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता हिंदुत्व प्रेमी जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता भक्त जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता ईश्वर भक्त बनता है। उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से संपूर्ण देवी देवताओं की अपनी पृष्ठभूमि और मातृभूमि की जनता है। यहीं पर कृष्ण पैदा हुए, राम पैदा हुए, यहीं पर ऋषभदेव भगवान अयोध्या में पैदा हुए। इस जनता को समझाने की जरूरत नहीं। कोई कितना भी प्रयास कर ले, बौखलाया नहीं जा सकता। कोई कितना भी बात कर ले, घटाया नहीं जा सकता। दृढ़ निश्चय ही इस जनता को सामने दिख रहा है कि भारत को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र शक्ति की स्थापना के लिए, अंतरराष्ट्रीय विश्व में भारत का डंका बजाने के लिए हमें उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, यानी आने वाले 2023 के चुनाव में मोदी की सरकार राष्ट्र को चाहिए। इस भावना के तहत मोदी की ताकत तो एक्स्ट्रा है, वैसे योगी अकेले ही सक्षम है। इसलिए सामने दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी। पहले लोगों ने बहुत कोशिश की बरगलाने की, इधर जाट नाराज हैं, वो नाराज हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कमजोर है तो काट लो 25 सीट, 30 सीट, 40 सीट। पर फिर कहा गया मायावती का अल्पसंख्यक समाज कहां जाएगा? मैं आपसे स्पष्ट कर देता हूं, मायावती का अल्पसंख्यक समाज अधिकांश प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। ये उनकी इच्छा भी है, ये उनकी मनोभावना भी है और इस भावना पर वो कायम है। अब इसका परिणाम, इसका प्रभाव धीरे धीरे आने लगा है और लोगों को नजर आने लगा है। इसलिए मुझे कोई संदेह नहीं है। सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का नहीं है कि अखिलेश हारेगा।
इस बात पर दुख की बात ही नहीं है, उसकी हार करीब करीब तय है। फिर भी बड़ी मर्दानगी के साथ चुनाव लड़ा। अखिलेश अपने प्रयासों के लिए, जोड़ तोड़ के लिए 100% बधाई का पात्र है। तो इन दोनों पार्टियों में तो कुछ भी हो सकता है। दुख मुझे इस बात का है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कांग्रेस का नाम लेवा नहीं है। कितना भी प्रयास कर ले, ठीक है, सचिन पायलट की मौजूदगी, उसके स्वागत, उसके भाषणों के कारण 5-7 सीट तो कांग्रेस ला सकती है, और इसके आगे कांग्रेस का कोई मुद्दा आ जाए इसकी संभावना नहीं है। ये बड़े दुख की बात उत्तर प्रदेश में है। बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, मैं उनकी चर्चा करना उचित नहीं मानता। मेरा दृढ़ मान्यता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। गुड पॉइंट। एंड जब उत्तर प्रदेश की बात आपने छेड़ी दी है तो हम लगे हाथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि 2 फेज का चुनाव वहां मतदान हो चुका है, और दोनों फेज के अनुसार जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। आप क्या मानते हैं, ये दोनों फेज के जो जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड सामने आया है वो क्या कहानी कहता है? इन दोनों फेज के अंदर अखिलेश बाजी मार सकता है, और एक सीमित सीमा तक। दूसरे बार के अखिलेश के अंदर अल्पसंख्यकों ने एकजुट होकर के अखिलेश को मतदान किया है, मगर न्यूटन का एक तीसरा सिद्धांत है जिसे नहीं भूलना चाहिए, एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर वहां ध्रुवीकरण हुआ है तो सहज उत्तर प्रदेश के अंदर बहुसंख्यकों का ध्रुवीकरण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं कर सकता। इस प्रकार का दिखावटी ध्रुवीकरण करके अल्पसंख्यकों ने अखिलेश का नुकसान किया है, लाभ नहीं किया है। अब बाकी 250-250 सीटें जो है पूरी उत्तर प्रदेश एवं अन्य स्थानों की, वहां पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ध्रुवीकरण वहां भी होगा, वर्गीकरण होगा। अगर यहाँ स्थानीकरण हुआ है तो हिंदूकरण होगा, जातिवाद होगा तो वहां भी जातिवाद होगा। एक रिएक्शन का दूसरा रिएक्शन इक्वल और अपोजिट होता है। ये न्यूटन का तीसरा सिद्धांत है, ये राजनीति में भी लागू होता है। इससे मुझे इस पर दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की चर्चा करना व्यर्थ है। उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। योगी की सरकार बनेगी, मोदी का आशीर्वाद रहेगा, सारा भाजपा का हमला वहां मौजूद रहेगा। संघ अपनी जिंदाबाद के नारे लगाएगा, भाजपा अपने जिंदाबाद के नारे लगाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां भी भाजपा जीतती है संघ का योगदान रहता है। ये गर्व करने का तो संघ को भी अवसर मिलेगा, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। गुड। तो वैसे तो आपने लगभग तय कर दिया है कि किस तरह के रिजल्ट सामने आने वाले हैं, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव का सोशल इंजीनियरिंग का तो जो कार्ड है वो थोड़ा सा दिखाई दिया है दोनों इन चरणों में, जैसा कि आपने भी इशारा किया है। लेकिन यह बात भी पूरे उत्तर प्रदेश में उठी है कि मुलायम सिंह यादव का जिस तरह से तिरस्कार किया गया और जिस तरह से शिवपाल यादव का तिरस्कार किया गया, वो जो यादव जो एक ट्रेडिशनल वोटर था उसमें भी अखिलेश यादव को लेकर कोई बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई नहीं दे रहा बताया, और वितृष्णा की सी भावना भी है कि जो व्यक्ति अपने चाचा और पिता को, हालांकि अभी दूसरे चरण के लास्ट में मुलायम सिंह यादव को कुछ चुनाव प्रचार में वो लेकर भी आए, लेकिन इसका असर दिखाई नहीं दिया। क्या लगता है आपको? और ये जो आपने बात कही, मुझे साफ दिख रहा है अखिलेश जो भी कर रहा है अपनी क्षमता की बात का काम कर रहा है। उसने किसको इग्नोर किया, किसको नहीं किया, उसका लुकआउट है। छोटी छोटी पार्टियों से समझौता किया, उसका लुकआउट है। मैं तो अगर अखिलेश हार भी जाता है और 100, 125, 150 सीट लाता है तो मैं अखिलेश की सफलता को गौण नहीं मानता। उसने मुलायम सिंह या शिवपाल किसको क्या किया, उसका लुकआउट है। मैं केवल यादव राजनीति पर बात नहीं करता, मैं 36 कौम के राजनीति की बात करता हूं। जयंत को अपने साथ जोड़ना उसकी सोशल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कदम है, मगर हारते हैं। आपने कहा वो भी सही है, सोशल इंजीनियरिंग में कुछ हद तक यादवों के अंदर भी बिखरा हुआ है, जाटों में भी बिखरा हुआ है, अन्य जातियों में बिखरा हुआ है। मगर बिखराव न भी होता तो भी भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव जीतने वाली थी। मैं फिर भी नौजवान लड़के अखिलेश को इस बात के लिए बधाई देता हूं जो तगड़ी लड़ाई लड़ रहा है, सारी पार्टियों को एक करने में लगा है। हार तो तय है, और हार और जीत सब कुछ नहीं होती है। प्रयास और प्रयत्नों का मूल्यांकन भी बहुत बड़ी चीज है। और मैं आपसे एक बात कहता हूं, मैं किसी की आलोचना करता ही नहीं। मैंने अपने जीवन के राजनीतिक काल के 50 वर्ष में किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं की। मैं केवल स्थितियां बताता हूं, परिस्थितियां समझाता हूं, हार जीत का कारण बताता हूं, और ये नहीं कहता कि अमुक आदमी अच्छा है, बदमाश है, लोफर है, गुंडा है। ये मेरा काम नहीं है। मैं चाहता हूं आप मेरे इस
प्रयास और इस सिद्धांत की आप भी प्रशंसा करोगे। मैं राजस्थान की राजनीति में भी किसी की आलोचना नहीं करता, हकीकत बताता हूँ। जब मुझे लगता है कि लोग सचिन सचिन के नारे लगा रहे हैं तो कह देता हूँ सचिन पर बड़ा देता है। जब मुझे लगता है कि अकेले अशोक गहलोत सोनिया गांधी का प्रिय है तो मैं कहता हूँ हाईकमान पर इनका कब्जा है। दोनों में गलत बात कौन सी है? आदमी को हमेशा सच बोलना चाहिए, सच्चाई बोलनी चाहिए, और मैं अपने सिद्धांत से कभी अलग नहीं हो सकता। तो मैंने उत्तर प्रदेश का आपको बता दिया। और आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, तो हम आपने राजस्थान का छेड़ा है उस पर भी आएंगे, लेकिन इससे पहले एक बार हम पंजाब की तरफ चलना चाहते हैं। पंजाब में भी हाल ही में वहां के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बयान दिया जिसमें कि मंच पर वहां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, और उस सभा के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने यह कहा कि यूपी और बिहार के भाइयों की पंजाब को जरूरत नहीं है। इस बयान को लेकर देश में बहुत बड़ा बवाल चल रहा है और काफी चर्चा में बयान है। क्या मानते हैं आप इस तरह के बयानों को लेकर? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पार्टी के लोग? ये बहुत खतरनाक मैसेज, ये बहुत खतरनाक। आज से 50 वर्ष पहले एक बार महाराष्ट्र में गुजरातियों के खिलाफ आंदोलन चला था, उसके बाद में मारवाड़ियों के खिलाफ चला, शिवसेना ने चलाया तो उससे बिहार में बिहार के खिलाफ चला, क्रिश्चियंस के खिलाफ चला, बिहारियों के खिलाफ चला। जब जब जिसने ऐसी मूर्खतापूर्ण हद्दी और बेडिंग की बात कही है तब तक वो पिटा है। चन्नी साहब, ये देश है, कन्याकुमारी से लेकर हिमाचल तक एक, जैसलमेर से लेकर कलकत्ता तक एक, यहां पर इस प्रकार की मुक्तपूर्ण भोंगी और बड़ी बात कहना आपको उचित नहीं लगता है। ये देश पंजाब नहीं, ये देश हिंदुस्तान है। ये देश पंजाब नहीं, ये देश इंडिया है। ये पूरा राष्ट्र है, मेरा मुल्क है। यहाँ बिहारी भी आएंगे, या यूपी वाले भी आएंगे, या राजस्थानी भी आएंगे, बंगाली भी आएंगे, सबका देश है। आपको इस प्रकार की मामूली चुनाव में भड़का करके, प्रांतवाद को भड़का करके वोट लेने की आपकी गंदी नीति कांग्रेस के लिए शर्मनाक है। मुझे खुशी होती अगर उनके इस स्टेटमेंट का प्रियंका, राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने भयंकर रूप से विरोध किया होता और कहते नहीं चन्नी साहब आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। चन्नी साहब तो बोल गए। फिर मैं वही कहानी दोहराता हूं, कविराज जना बावरी, कई सड़क पताल, आप उनके भीतर रहे, जूती खाद कपाल। माय डियर चन्नी साहब, आपके इन बयानों से पंजाबी एक नहीं होंगे। पंजाबी जनमानस उत्तर प्रदेश में भी है, पंजाबी जनमानस राजस्थान में बहुत है, पंजाबी जनमानस बिहार में बहुत है। पंजाबियों के गुरुद्वारे तो जगह जगह है, सबका सम्मान करता है हिंदू। तो प्रांतवाद का ये जहरीला जहर घोलकर आपने कांग्रेस के थोड़े बहुत सफल होने के चांस खत्म कर दिए। और आपका जो मेन कॉम्पिटिटर है केजरीवाल, आप पार्टी, वो कभी ऐसी हल्की बात करता ही नहीं है, ओछी बात करता ही नहीं है। उसके व्यक्तित्व और आपके व्यक्तित्व की कोई तुलना ही नहीं है। वो 6.5 फुट हाइट का आदमी है, तो आप 3.5 फुट हाइट के आदमी हो। इसलिए आपको चन्नी साहब ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और आपकी पार्टी तो बोलती रहती है। जिस ढंग से सिद्धू ने कार्टून और जोकरिया शकल दिखा दिखाकर नरेंद्र मोदी की आलोचना की, इससे ज्यादा भद्दा उदाहरण है कोई? और अगर कोई आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के नेता को गाली बोल दे तो आपको क्या अपमान कर दिया? और आपका आदमी सिद्धू इस प्रकार की बॉडी बात करता है तो वो अलाउड है उसको? ऐसा नहीं है जैसा आप करोगे वैसी प्रतिक्रिया होगी। वही न्यूटन का सिद्धांत है, न्यूटन का तीसरा सिद्धांत, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अरे माननीय सिद्धू साहब, आपने तो मजाक की। अरे राहुल गांधी ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी को लोग डंडे मारेंगे। अगर आपको कोई गाली बोले आपको बुरा लगेगा और डंडे मारोगे तो अच्छा लगेगा। ये कौन सा तरीका है? राहुल जी, आपको भी बोलने के पहले सोचना चाहिए किसके बारे में बोल रहे हो। देश के सर्वोच्च नेता के बारे में, देश के प्रियतम नेता के बारे में आप बोल रहे हो, नरेंद्र मोदी के बारे में, और बोल रहे डंडे मारेंगे। ये कोई डंडे हैं? आमलेट के अंडे थोड़ी हैं, मार देंगे डंडे। इस प्रकार जब सब बोलते हैं, जब एक आदमी बोलता है तो दूसरा भी बोलता है, तब प्रतिक्रिया होती है। बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर आप गाली बोलोगे तो गाली सुनोगे, आप प्रशंसा करोगे प्रशंसा सुनोगे, आप शक्कर डालोगे तो मीठा खाओगे, नमक डालोगे तो नमकीन खाओगे, कसला डालोगे तो जहर खाओगे। इसलिए दोनों ही पार्टी के नेताओं ने पंजाब में बहुत ही भद्दा प्रदर्शन किया है, जबकि आप पार्टी ने पूर्ण गंभीरता के साथ, शालीनता के साथ चुनाव लड़ा है। और मेरा दावा है कि सबसे बड़ी पार्टी आप पार्टी पंजाब में उभरेगी, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो बात आपने भी कही है, देश भर में इस तरह का माहौल है
कि अभी जैसे कि संसद के इसी सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों में एक बात कही कि, और कांग्रेस के ऊपर सीधा आरोप भी लगाया, उस बारे में हमने चर्चा भी की थी हमारे प्रोग्राम में, कि ये देश के अंदर जो विभाजनकारी जो सोच पैदा हुई है, इसमें उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस को कोसा था उस वक्त और कांग्रेस को जिम्मेदार बताया था। लेकिन कांग्रेस के लीडर्स को अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो विभाजनकारी जो चीजें हैं, जिनको लेकर चन्नी साहब ने भी बयान दे दिया। देखो सुभाष जी, यह एक फर्क है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था टुकड़ा टुकड़ा कांग्रेस, हर टुकड़े की अलग राय होगी। आप चाहते तो संपूर्ण कांग्रेस एक होगी, विचार व्यक्त करो, पॉसिबल नहीं है। है टुकड़ा टुकड़ा तो विचार भी टुकड़ा टुकड़ा होंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया तो उचित ही कह दिया, गलत क्या कह दिया। मैं तो चाहता हूं कांग्रेस इन चुनावों में ये साबित करे कि कांग्रेस टुकड़ा टुकड़ा नहीं है, कांग्रेस एक आयतन है, एक आयताकार है। मगर ऐसा होगा तो मैं कहूंगा भगवान तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी आत्मा को शांति प्रदान की है। मगर ऐसा करना मुझे संभव लगता नहीं है। मैं तो स्वयं कहता हूं, आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूं। मोदी जी इस प्रकार की बात तभी करते हैं जब अति हो जाती है। अति हो जाती है। मोदी जी बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, वो ऐसी बात करते नहीं है। मैंने आज यूपी के लोगों से अपील की है कि किसी भी हालत में हाईएस्ट वोट से जिताइए, क्योंकि मैं देखता ही नहीं हूं पार्टी के लेवल पे। मेरे लिए पार्टी और व्यक्ति का कोई लेवल नहीं है, मेरे सामने लेवल है देश। मेरा हर विचार देश से ओतप्रोत है, मेरा हर विचार देशभक्ति से ओतप्रोत है, मेरा हर विचार वहां की जनता के हितों से ओतप्रोत है। मैं दावे से कह सकता हूं, अगर केजरीवाल पंजाब में सरकार बना लेगा तो वहां भी मुफ्त पेट्रोल भी मिल जाएगा, सॉरी मुफ्त बिजली मिल जाएगी और उनको खाने के लिए मिल जाएगा। हर चीज के भाव घट जाएंगे। केजरीवाल को मालूम है लोगों की वोटों को कैसे लुआ जाए। 2-2 साल तक 70 में से 5 से ज्यादा सीट दिल्ली में किसी को न लाना पॉलिटिकल सिटी में, तो केजरीवाल तुम निश्चित बधाई के पात्र हो। जीत हार कुछ नहीं, सबसे बड़ी पार्टी आएगी, मैं घोषणा करता हूं। ठीक बात है। नहीं, ये बात आपने पूरे जैसे कि हमने हमारे भी उसमें देखा है, पहले भी बातचीत की है। प्रियंका गांधी जो कि नेहरू गांधी फैमिली से आती हैं और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के परिवार से हैं और शीर्ष नेतृत्व है स्वयं है, और उनका मंच पर बैठे रहना, उसके बावजूद जबकि वो यूपी में खुद चुनाव की कमान संभाल रही हैं, ऐसे में यूपी के लोगों को गालियां देना या उनको पंजाब से भगा देने की बात करना, तो किस तरह से कांग्रेस फिर आगे वोट लेने के लिए जा रही है यूपी में भी? ये स्टेटमेंट प्रियंका से पूछ कर नहीं दिया चन्नी ने। नहीं, बट विरोध करना चाहिए था, हंस रही थी। जिम्मेदारी प्रियंका पर मैं नहीं डालता। प्रियंका ने कभी अश्लील भाषा और अवांछनीय भाषा का प्रयोग नहीं किया। प्रियंका को तो आप प्रशंसा करो। उत्तर प्रदेश में जब पांव धरने की जगह नहीं है, मंच पर अकेली बैठती है और पार्टी की बात करती है। अब चन्नी वगैरह क्या बोलते हैं, उसकी जिम्मेदारी प्रियंका, राहुल गांधी और सोनिया जी पर नहीं डाली जा सकती, और भी कई कांग्रेस के नेता उन पर नहीं डाली जा सकती। ये चन्नी का निजी प्रस्ताव था, ये उसका निजी विचार था। वो जान रहा था हारना तो है ही है, आखिरी दाव खेल लिया। आने वाले दिन तो 20 तारीख आई रही है, आमने सामने फैसला हो जाएगा। इसलिए मैं 2 स्टेट के बारे में आपको बता चुका हूं। और कोई आदेश? बिल्कुल ठीक है। तो अब हम आपकी कर्मभूमि राजस्थान की तरफ आ जाते हैं। और राजस्थान में जैसा कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ, इसके बाद रीट परीक्षा धांधली को लेकर विपक्ष ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार हंगामा किया। और अभी जब बैठक पोस्टपोन हुई है विधानसभा की, उस दिन बहुत जबरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ। और यहां पर जो लोग मीडिया के लोग हैं, उनका यह मानना था कि नई विधानसभा का भवन बनने के बाद ऐसा जबरदस्त पुलिस का इंतजाम, लॉ एंड ऑर्डर का इंतजाम और प्रदर्शन में आई हुई भीड़ इन लोगों ने नहीं देखी। इतना यह प्रदर्शन बड़ा मास लेवल का प्रदर्शन था। क्या कहेंगे आप रीट परीक्षा के मामले में, और ये जो प्रदर्शन और धरना चल रहा है, इसका क्या रिजल्ट आने वाला? बार बार कह चुका हूं, रीट परीक्षा इस शताब्दी का मध्य प्रदेश के व्यापम से भी बड़ा घोटाला है। लेकिन मैं फिगर नहीं देता। अरुण सिंह ने कहा 500 करोड़ का कौन हुआ है, तो भाई अरुण सिंह जी नापने बैठे थे क्या, गिनने बैठे थे क्या? कितना रुपया लिया अरुण सिंह को पता है क्या? मैं लूज टॉक नहीं करता, झूठे आरोप नहीं लगाता, पर मैं चाहता हूं इसकी सीबीआई जांच हो। मुझे खुशी है इस जांच का विरोध लोगों ने किया, अशोक जी माने नहीं, मगर सचिन पायलट ने विरोध नहीं किया। उसने कहा जांच कहीं भी हो, जांच अच्छी होनी चाहिए। और मैं आपसे कह देता हूं, जो आदमी बिना सोचे समझे किसी पर आरोप लगाता है, वो आदमी अच्छा आदमी नहीं होता है।
मैं मानता हूं बहुत बड़ा प्रदर्शन होना भी चाहिए। 26 लाख लोगों के भविष्य का मामला रोक दिया गया, ये पकड़े गए, अपराधी पकड़े गए, दो मंत्री शक में आए। सीएम पर कोई आंच अभी तक नहीं आई, उनका ओएसडी पर आंच आई है। तो क्या कहना चाहता है अरुण सिंह? साबित करो कि तुमने 500 करोड़ क्यों का, 700 क्यों नहीं कहा, 1000 क्यों नहीं कहा? मुंह है, बोलते रहो। मुंह से बोलने से क्या होता है? इतना बड़ा आरोप लोकल आदमी ने नहीं लगाया, एक प्रभारी ने आकर लगा दिया। मैं झूठे आरोप लगाने के भी खिलाफ हूं। हाँ, ये कहिए कि सीबीआई जांच जरूरी है, मैं आपके साथ हूं। मैं गलत काम करूं और गलत बात की हाँ मैं हाँ बोलूं, ये मेरी नेचर नहीं है। हाँ, प्रदर्शन जोरदार था, वो होगा ही, निश्चित रूप से होगा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जितने प्रदर्शन हुए हैं, जबरदस्त हुए हैं। राजपूतों की रैली भी भाजपा के समर्थन में हुई थी, जो आज तक का इतिहास बना गई। अच्छा है, करना चाहिए, आपका हक है प्रदर्शन करने का, मगर किसी पर आरोप लगाने का, झूठे आरोप बिना प्रूफ के लगाने का, ये आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं बिल्कुल भाजपा के साथ हूं, उन छात्रों के साथ हूं, मैं उस मांग के साथ हूं जिसमें यह कहा गया है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं? पुलिस जांच करती सीबीआई कर लेगी, और पुलिस और सीबीआई में अंतर क्यों मानते हो आप? पुलिस भी जाके प्रश्न पूछेगी, सीबीआई जाके प्रश्न पूछेगी। पुलिस सीबीआई को मनगढ़ंत अपराध लगा देगी क्या? अगर सीबीआई की ईमानदारी पर आप शक करते हो तो पुलिस की ईमानदारी पर भी शक करो। लेकिन चूंकि यह कई प्रांतों का मिलाजुला मामला है और पुलिस केवल एक प्रांत में प्रभावी होती है, इसलिए बहुप्रांतीय अपराध होने के कारण इसमें सीबीआई की मांग जरूरी है। अगर एक प्रांत का ही अपराध होता, एक प्रांत के लोग ही सम्मिलित होते, कलकत्ता से आने वाली ट्रक में वो ड्राइवर की मृत्यु बीच में न होती, ऐसी घटनाएं न होती, तो मैं भी कहता पुलिस कर रही है। मेरे सीबीआई मांग का अर्थ ये नहीं है कि मेरे को पुलिस और एसओजी पर संदेह है, नहीं, कोई संदेह नहीं है, मगर इसका दायरा इतना बड़ा है, इसमें सीबीआई का इंटरफेरेंस होना जरूरी है। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। तो अब हम कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसी कोई बात जो हम आपसे ना पूछ पाए हो, आप और कह लीजिए। नहीं, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि पार्टी और विपक्ष दोनों को बिना प्रमाण के बात नहीं करना चाहिए। सीबीआई की जांच मांग वाजिब है, पर एसओजी और पुलिस पर संदेह के कारण है तो वाजिब नहीं है। क्षेत्रफल और आयतन के कारण है तो वाजिब है। इसलिए मैं कहता हूं जो हो रहा है पुलिस को भी करने दीजिए, साथ के साथ सीबीआई को भी करने दीजिए, रियलिटी आ जाएगी सामने। और अगर कोई अपराधी है ही नहीं तो नहीं। आज सुभाष गर्ग ने कहा कि अगर मेरे पर प्रमाण साबित हो तो मैं इस्तीफा दूंगा। अरे भाई, जब प्रमाण ही साबित होंगे तो रहोगे कैसे? इस्तीफा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तुम्हारे देने की जरूरत है। नहीं लोग तो निकाल दिए जाओगे। मैं सुभाष गर्ग पर भी आरोप नहीं लगाता, साबित करो। जिसने जिस पर जो आरोप लगाया साबित करने की उसकी जिम्मेदारी मानता हूं। इसी का नाम इंसानियत, नैतिकता और शराफत। गुड, वेरी गुड। तो आपने सुना, हमारे साथ थे राजनीति में बहुत ही लंबा अनुभव रखने वाले राजनीति के चाणक्य पूर्व मंत्री चंद्रराजे सिंह भी साहब, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यह था हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल, जो हम हर सप्ताह आपके समक्ष लेकर आते हैं। और हमारा आप सबसे आग्रह भी है कि राजनीति को बहुत ही गहराई से समझने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आप जरूर देखा कीजिए, क्योंकि राजनीति बहुत ज्यादा प्रभावी है और सारे फैसले राजनीति लेती है। हमारे जैसे देश में जहां पर कि हर चीज में राजनीति है, हर चीज राजनीति से संचालित होती है, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे फैक्ट्री लगाने से लगाकर योजनाएं बनाने से लेकर नालियां बनाने से लेकर सड़क बनाने तक का सारा काम राजनीति से संचालित और प्रेरित है। ऐसे देश में आप अपने नेताओं को, अपनी राजनीति को जरा सोच समझ के देखा कीजिए। और हमारे जैसे ये जो कार्यक्रम हैं, ये जो गंभीर किस्म के कार्यक्रम हैं, इनकी तरफ भी अपना मन बनाइए। बाकी सब तो कार्टून और ये सब जो चीजें चल रही हैं, जिस तरह से हम देखा करते हैं कार्यक्रम, जिस तरह का समाज हमारा बन पड़ा है, उसमें हमारे जैसे देश को, जो कि अब एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, और पूरी दुनिया में हम जिस तरह से देखे जाते हैं, हमारे बारे में लोग सोचते हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो अमेरिकन कंट्रीज हो, हमारे बारे में जो धारणा है उसको हम अब ऐसा कुछ करें कि हम भी एक विकसित देश की तरह से खड़े हों, और हमारे लोगों का आईक्यू लेवल है वो भी उस तरह से बन पड़े जिस तरह की जरूरत है और जिस तरह से हमारा देश पुरातन काल में रह चुका है।
उसी को एक बार पुनर्स्थापित करने की, या कि पूरे विश्व के साथ, जो विकसित विश्व है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की जो पुरजोर कोशिश है, उसमें हम भी हमारी भागीदारी निभा सके। इसलिए यह जरूरी है कि इस तरह के कार्यक्रम आप जरूर देखा कीजिए। तो आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।